प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग पढ़ चुके हैं कि देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग फोर्थ एंड लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि पहले ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, देखिए ऑस्मोसिस समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और इधर प्योर सॉल्वेंट है और इधर सॉल्यूशन है। यहां जो मेम्ब्रेन है यह कैसा मेम्ब्रेन है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? वह मेम्ब्रेन जो अपने से होकर केवल सॉल्वेंट को पास होने दे। सॉल्यूशन के कंपोनेंट कौन कौन होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो केवल जो सॉल्वेंट को पास होने देता है वह मेम्ब्रेन कहलाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा मेम्ब्रेन है, यह कैसी झिल्ली है जो केवल सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है। यह केवल सॉल्वेंट को ही पास क्यों होने देता है, सॉल्यूट को क्यों नहीं पास होने देता है? तो देखो बाबू, ये जो मेम्ब्रेन है इसका जो ये पोर्स है, ये पोर्स का साइज इतना छोटा होता है कि सॉल्यूट इससे पार नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए पोर है और सॉल्यूट जो होता है पोर की अपेक्षा बड़ा होता है, तो ये पोर से होकर ये सॉल्यूट पार नहीं कर सकता है, केवल सॉल्वेंट पार कर सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट क्यों नहीं पार कर सकता है। क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसका छिद्र, उसका पोर बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि सॉल्यूट का पार्टिकल उसे पास नहीं कर सकता है। ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज पोर की अपेक्षा बड़ा होता है, जिसके कारण सॉल्यूट का पार्टिकल पार नहीं कर सकता है। तो ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट का पार्टिकल पार कर सकता है, सॉल्यूट पार नहीं कर सकता है, वह क्या कहलाता है? सेमी परमेबल। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर इधर हम रखें प्योर सॉल्वेंट, इधर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट में केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, ये केवल सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट में ये सॉल्यूट इसमें जब मिला देंगे तो ये हो गया सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल हो गए। ये हो गया सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूट भी मिला हुआ, इसमें प्योर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट किधर अधिक होगा? प्योर सॉल्वेंट क्यों अधिक होगा? इधर सॉल्वेंट कम होगा, तो जिधर सॉल्वेंट अधिक होगा उधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट, जिधर सॉल्यूट कम होगा उधर होगा। ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन। इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर चूंकि सॉल्यूट मिला हुआ है तो कुछ जगह सॉल्यूट ले लेगा, इसलिए सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन इधर कम होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट की जगह पर यदि हम यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अब डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किधर ज्यादा होगा? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो इधर सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, और इधर इसकी अपेक्षा इधर सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। क्लियर हो गया? इसमें 2 कंडीशन है। पहला तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए और दोनों ओर जो सॉल्यूशन है
दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होना चाहिए। एक और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, एक और हायर कॉन्सेंट्रेशन, एक और डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये समझना बहुत जरूरी है कि किधर से किधर मूवमेंट हो। पहला तो कंडीशन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। दूसरा कि इसमें हमेशा मूवमेंट किसका होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ऑस्मोसिस में हमेशा किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होता है। किधर से किधर होगा, तो जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से, जिधर सॉल्वेंट कम होगा उधर। यानी मूवमेंट जो है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन of solvent to lower concentration of solvent। सॉल्वेंट के हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कॉन्सेंट्रेशन को, जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होगा उधर से जिधर सॉल्वेंट कम होगा। यदि सॉल्यूशन के टर्म में कहें तो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट किधर होगा, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट कम होगा, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है। तो ये हम लोग देखे ऑस्मोसिस क्या क्या कंडीशन है। तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल इसमें केवल होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता। क्लियर हो गया। तो ऑस्मोसिस कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस इन विच देयर इज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हो गया ऑस्मोसिस का डिफिनेशन। तो ऑस्मोसिस कैसे डिफाइन करेंगे, ऑस्मोसिस is a process in which there is movement of solvent particles from higher concentration of solvent to lower concentration of solvent, or from dilute solution to concentrated solution, or from प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हुआ ऑस्मोसिस। ठीक है। अब ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट प्योर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर क्यों होता है, ये जरा हम लोग देखें। ऑस्मोसिस होता क्यों है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट क्यों होता है, क्यों, दोनों सॉल्वेंट है। प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट कम है, तो क्यों सॉल्यूशन साइड से ही प्योर सॉल्वेंट की ओर पार्टिकल का, सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होता है। जरा इस पर देखें हम लोग। तो इसके लिए जैसे देखिए,
इधर हम ले लिए प्योर सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूशन। यहां पर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर प्योर सॉल्वेंट हो गया, इधर सॉल्यूशन। अब यहां पर कौन कौन सा प्रेशर काम कर रहा है देखते हैं। तो एक तो इस पर काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा काम कर रहा है वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड है तो वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा काम कर रहा है। यहां भी काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों साइड में इक्वल है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना इस पर काम करेगा उतना इस पर काम करेगा। लेकिन वेपर प्रेशर की बात करें हम लोग तो जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनेगा? तो जब प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे? सॉल्यूट डालेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहां पर डाल रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप लोगों को बताया गया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया। तो प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिए तो ये सॉल्यूशन बन गया। जैसे मान लीजिए इधर वाटर है, प्योर वाटर, और इधर वाटर में थोड़ा सा चीनी मिला दिया गया, ठीक है, सुक्रोज मिला दिया गया। अब वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा किसका? तो याद कीजिए, आपको बताया गया है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, जिसको लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर जो है अधिक होगा और इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो कुल मिलाकर के यह जो प्रेशर है यह लेस है और यह प्रेशर जो है वह हाई है। तो प्रेशर इधर ज्यादा है, तो प्रेशर जब इधर ज्यादा होगा तो इधर से पुश करेगा। प्रेशर जब इधर से ज्यादा लग रहा है तो इधर से पुश काम करेगा और इधर से पुश करेगा सॉल्वेंट के पार्टिकल को, इसलिए प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट होगा। एक बार फिर से समझिए, यह प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों पर सेम काम करेगा, 1 atm 1 एटमॉस्फेयर। दोनों लिक्विड है तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा। वेपर प्रेशर अब किसका ज्यादा किसका कम? तो यह प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट में यहाँ सॉल्यूट मिलाया गया है तब सॉल्यूशन बना है। यह सॉल्यूट कैसा है? तो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे यहाँ प्योर वाटर ले लिए हैं और यहाँ शुगर सॉल्यूशन ले लिए हैं। शुगर सॉल्यूशन यानी सुक्रोज मिला दिया गया, चीनी मिला दिया गया। तो वेपर प्रेशर जब प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, यानी यहाँ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ वेपर प्रेशर कम होगा। तो कुल मिलाकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है लेकिन वेपर प्रेशर इधर ज्यादा है और वेपर प्रेशर इधर कम है, तो दोनों का जो सम होगा यानी टोटल प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, टोटल प्रेशर इस पर कम होगा। तो टोटल प्रेशर जब इधर से ज्यादा लगेगा, इधर पुश करेगा तो सीधे इधर चला जाएगा, यानी इधर से पुश हो रहा है, टोटल प्रेशर इधर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। तो प्रेशर जब इधर ज्यादा होगा तो पुश इधर से काम करेगा, इसलिए यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से इधर मूव होगा। यही ऑस्मोसिस। तो आशा है कि आप लोग ऑस्मोसिस समझ गए होंगे। अब मान लीजिए कि ये टोटल प्रेशर जो है यह हम मान लेते हैं कि 800 mm है, ठीक है, और इधर टोटल प्रेशर मान लीजिए कि 780 mm है, ठीक है। इधर टोटल प्रेशर अधिक है, इधर टोटल प्रेशर कम है। अब यदि 20 mm इधर एक्स्ट्रा प्रेशर हम इधर से लगाएं, इसमें एक और हम प्रेशर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिए 20 mm का, ये 20 mm। तो एक्स्ट्रा प्रेशर जब ऐड करेंगे तो दोनों ओर का प्रेशर समान होगा, और दोनों ओर का प्रेशर समान हो गया तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट इधर से हो रहा था इस डायरेक्शन से वह स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा।
तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जा रहा है जिसके चलते ऑस्मोसिस रुक जा रहा है, किधर से ये लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड से, सॉल्यूशन साइड हो गया। इधर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए जिसके चलते ऑस्मोसिस रुक गया, इस प्रेशर को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से देखिए, अभी आपको बताया गया है कि इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। कम क्यों प्रेशर है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं, सॉल्यूट मिलाने के चलते वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, इसलिए टोटल प्रेशर कम हो गया। टोटल प्रेशर इधर कम है, इधर ज्यादा है, इसलिए इधर से प्रेशर अधिक होने से सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से पुश होते हैं, इधर से मूवमेंट होता है। लेकिन अब जितना कम प्रेशर है उतना प्रेशर हम अलग से एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिए, अब दोनों ओर का प्रेशर समान हो गया तो पार्टिकल का मूवमेंट बंद हो जाएगा, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो किधर से लगा रहे हैं, सॉल्यूशन साइड से लगा रहे हैं, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। The osmotic pressure is the pressure which is applied from solution side to stop osmosis. ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए सॉल्यूशन साइड से जो प्रेशर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोग समझ गए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, the pressure required या the pressure applied, कौन प्रेशर, तो एक्स्ट्रा प्रेशर, the extra pressure applied from solution side to stop osmosis। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि यहां ये हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिए थे, इधर था प्योर सॉल्वेंट और इधर था सॉल्यूशन। इधर टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर, ये हम मान लिए थे 800 और ये माने थे 780। अब 20 एक्स्ट्रा प्रेशर हम लगाए तो जाकर ये रुक गया, लेकिन 20 की जगह पर हम यहाँ 40 लगा दें तो यहाँ टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 820 हो जाएगा। अब यह प्रेशर इस प्रेशर से अधिक है तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, यदि प्रेशर हम ज्यादा लगाते हैं सॉल्यूशन साइड से तो इधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट होने लगेगा, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। समझिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां एटमॉस्फेरिक प्लस प्रेशर प्लस वेपर प्रेशर जितना है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां है, लेकिन वेपर प्रेशर कम है, यहाँ 800 मान है, यहाँ 780 मान है। यदि 20 mm हम यहाँ प्रेशर लगाए तो इसके बराबर हो गया, दोनों ओर का प्रेशर बराबर होने के चलते ऑस्मोसिस रुक जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ 20 के जगह पर 40 लगा दिए तो 780 और 40 कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा। अब 820 हो जाएगा और इधर कितना है, 800 है, तो इधर प्रेशर ज्यादा हो गया और इधर प्रेशर कम हो गया। तो जिधर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से पुश करेगा तो सॉल्वेंट के पार्टिकल का मूवमेंट सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर होने लगेगा और इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल from solution side to pure solvent। When extra pressure
is applied when excess pressure is applied from solution side। यह एक्सेस प्रेशर कितना होगा? तो यह मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जब सॉल्यूशन साइड से एक्सेस प्रेशर अप्लाई करते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो, तो सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर होता है? प्योर सॉल्वेंट की ओर। इसको कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम लोग देखें ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। यहां एक चीज आया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग देखें कि वह मेम्ब्रेन जो केवल सॉल्वेंट को पास होने देता है, सॉल्वेंट को अलाउ करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। मेम्ब्रेन कई तरह के होते हैं। एक होता है नॉन परमेबल, नॉन परमेबल मेम्ब्रेन जो कुछ भी पास नहीं होते, ना सॉल्यूट और ना ही सॉल्वेंट, दोनों में से किसी को अलाउ नहीं करे, तो नॉन परमेबल मेम्ब्रेन। एक होता है परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वह सॉल्यूट को भी पास कर देता है और सॉल्वेंट, दोनों को जो पास करने दे वह परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाता है। और अभी हम लोग देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूट को पास नहीं होने देता है, केवल सॉल्वेंट को पास होने देता है। और एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे एनिमल सेल मेम्ब्रेन जो होता है, यह कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स, आयंस, इन्हीं सबको केवल पार करने देता है। तो परमिएबल, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स: नॉन परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिवली परमिएबल। नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो गया? जो ना तो सॉल्यूट को पास करने दे और ना सॉल्वेंट को। परमिएबल मेम्ब्रेन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों जिससे पास हो सके। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे सॉल्यूट पास नहीं हो सके, केवल सॉल्वेंट पास कर सके। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जिसे कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल, सेलेक्टेड आयंस केवल पास करते हैं, वह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है यह 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड सेकेंड आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe(Cn6), ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स, पिग्स ब्लैडर, ये सब नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम लोग देखिए मेम्ब्रेन के बारे में। तो हम लोग पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस हम लोग समझे, ऑस्मोटिक प्रेशर समझे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो सॉल्यूशन साइड से लगाया जाने वाला प्रेशर जो कि ऑस्मोसिस को रोक देता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं। इसमें फर्स्ट है बॉयल-वान-हाफ यह कहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, मोलरिटी के। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन।
C और M मोलरिटी। सेकेंड गेलुसार, वार्नहाफ लॉ। इस लॉ के अनुसार ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। तो हम लोग इन दोनों लॉ से देखे, फ्रॉम बोथ लॉज, पाई प्रोपोर्शनल C एंड पाई प्रोपोर्शनल T। तो पाई प्रोपोर्शनल C इंटू T, प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलने के लिए आप कांस्टेंट लगाते हैं S। हियर S इज सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो फार्मूला हम लोग देखिए, पाई इक्वल टू CST। C क्या है, यहां सभी टर्म हम लिख दे रहे हैं। पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, C हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी, S यहां सॉल्यूशन कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर, किसमें, केल्विन में। ठीक है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए फार्मूला है। इस फार्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। पाई इक्वल टू CST। C क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी हम लोग पढ़े हैं, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही है यहाँ पर C या M जो हम लिख रहे हैं, यही है ST। भी को इधर लाते हैं तो पाई इक्वल टू NST। अब जरा ये इक्वेशन आप देखिए, 11th में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़े थे, PV इक्वल टू nRT। याद है आप लोगों को, क्या है ये, आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन बिकॉज हियर प्रेशर P, हियर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, दोनों सेम है। यहां भी है, यहां भी है, यहां N है, यहां भी N है, यहां T है, यहां भी T है। तो R और S भी सिमिलर है, यानी यूनिट ऑफ S इज यूनिट ऑफ R। S का जो यूनिट होगा, S का जो वैल्यू होगा वो R का ही वैल्यू हो गया। क्या होगा इसका वैल्यू और यूनिट, तो हम पढ़े 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका यूनिट में हम लोग पढ़े थे वैल्यू। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इसका वैल्यू है S का, सॉल्यूशन कांस्टेंट का। तो इसको याद रखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में दिया भी रहता है। तो ये फार्मूला हम लोग पढ़े, पाई इक्वल टू NST। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। पाई v इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ST हो गया। तो फार्मूला क्या है हम लोग को मिला, तो देखिए पाई इक्वल टू CST, सेकेंड मिला पाई इक्वल टू NST अपॉन V, थर्ड मिला पाई v इक्वल टू WST अपॉन N। इन सब फार्मूला का यूज करके W क्या है, यहां सब टर्म देखिए, पाई हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका यूनिट एटमॉस्फेयर में लेंगे। V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट किस में लेंगे, लीटर में। W हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, यह किस में लेंगे, तो ग्राम में। S अभी हम लोग देखें, T हो गया टेम्परेचर, किस यूनिट में लेंगे, तो केल्विन में लेंगे। और M यहां पर हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हम लोग देखे ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड फार्मूला।
अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द osmotic pressure of 5% solution of केन शुगर। केन शुगर का नाम आप लोग सुने होंगे। केन शुगर क्या होता है? केन शुगर होता है सुक्रोज यानी C12H22O11। हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या क्या दिया है? 5% सॉल्यूशन। 5% यहां पर जो दिया हुआ है यह 5% W/V होता है। 5% का मतलब 5/100 W/V, यानी V यदि 100 मिलीलीटर तो W कितना हो गया? 5 ग्राम। क्लियर? 5% यानी 5/100 W/V, यानी V 100 मिलीलीटर तो W कितना हो गया? 5 ग्राम। तो W हो गया यहाँ पर 5 ग्राम और V हो गया 100 मिलीलीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 लीटर। अब चलिए टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना हो गया? 15 है। केल्विन में बदलेंगे। क्या करते हैं? तो 273 ऐड कर देते हैं तो 288 केल्विन हो गया। फार्मूला पाई इक्वल टू WST/mv। ठीक है, तो W कितना हो गया? 5, S 0.0821, T हो गया 288 अपॉन M। इसका मोलर मास कितना होगा? तो आप लोग निकाल सकते हैं 342 और वॉल्यूम कितना हो गया? 0.1। इसको आप लोग सिंपलीफाई कर लेंगे, इतना एटमॉस्फेयर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये एक न्यूमेरिकल देखिए। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। टू 200 cubic centimeter of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein। 1.26 gram of the protein। The osmotic pressure of solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 to the power minus 3 बार। क्या निकालना है? तो कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन जो है यह पूछा हुआ है, AIPMT में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या दिया है। 200 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हो गया वॉल्यूम 200 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपको बता दें कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 1 मिलीलीटर होता है, तो इसको आप 200 मिलीलीटर भी कह सकते हैं। 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन यानी स्मॉल w हो गया 1.26। और क्या दिया? ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया? 2.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बार। और टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? पाई इक्वल टू WST/mv। एम निकालना है तो एम को यहां पर लाते हैं तो WST/पाई। ठीक है, अब वैल्यू रखिए। आप लोग बनाइए, तो बनाइए सब लोग। सब वैल्यू यहां पर दिया हुआ है।
वैल्यू को रख करके और उसको बना देना है, ठीक है। W है, पाई है, V है, T है, M निकालना है, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग देखते हैं types of solution on the basis of osmotic pressure। types of solution कितने तरह का होता है? 3 तरह का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सिमिलर, सेम। यदि दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी पाई 1 और पाई 2, पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 मान लिए, दूसरे का पाई 2, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ये दोनों आइसोटोनिक कहलाते हैं। हाइपोटोनिक, हाइपो मींस क्या होता है? लेस। यदि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है तो यह सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपर मींस होता है मोर। यदि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से अधिक है तो यह अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एक बार फिर से देखिए, इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन बोथ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम। या यदि कोई आप रेफरेंस सॉल्यूशन मानते हैं, रेफरेंस सॉल्यूशन, और इससे कंपेयर करते हैं, जैसे पाई 2 को यहां पर हम रेफरेंस सॉल्यूशन मानेंगे, तो यदि रेफरेंस सॉल्यूशन के बराबर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है तो आइसोटोनिक, यदि रेफरेंस सॉल्यूशन से कम किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है तो हाइपोटोनिक, यदि रेफरेंस सॉल्यूशन से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वह हाइपरटोनिक। रेफरेंस सॉल्यूशन मतलब जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसे तुलना कर रहे हैं, ठीक। अब थोड़ा सा यहां देखते हैं, हम लोग पढ़े हैं पाई इक्वल टू CST, पढ़े हैं। टेम्परेचर यदि सेम हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होगा तो T दोनों सेम होगा, एस तो कांस्टेंट है तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2। यानी दो सॉल्यूशन यदि आइसोटोनिक हो और टेम्परेचर सेम हो तो दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी क्या होगा? समान होगा। और सेम वॉल्यूम, यदि वॉल्यूम भी सेम हो तो वॉल्यूम यदि सेम होगा तो मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसको नंबर ऑफ मोल्स इसका N1 मान लेते हैं, इसका N2। वॉल्यूम सेम है तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2। तो यदि दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर सेम हो और वॉल्यूम सेम हो तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कंडीशन में PMT और JEE वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझिए, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो? सेम, पहला चीज। यदि टेम्परेचर सेम है तो दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोलरिटी इक्वल होगा। यदि वॉल्यूम भी सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो W1 अपॉन M1 इक्वल टू W2 अपॉन M2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर ही हो जाए।
जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए 5.25% of a solution of substance X is isotonic with 1.5% solution of urea. In the same solvent, molar mass of the substance is, मोलर मास निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 210, 90, 115 एंड 105। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइसोटोनिक है, यहाँ पर क्या क्या है, तो एक एक्स है और दूसरा क्या है, यूरिया है। इसका 1.5% दिया है और इसका 5.25%, यानी वॉल्यूम यदि 100 मान लें तो मास इसका हो जाएगा 5.25। 5.25% का मतलब हो गया 5.25/100। अभी आपको पता है कि W/V में होता है, यानी W इतना ग्राम तो V इतना। ठीक है, अब इधर देखिए, यूरिया सॉल्यूशन 1.5% दिया है। 1.5% मतलब 1.5/100, यानी यह 100 मिलीलीटर होगा तो ये 1.5 ग्राम, यानी V1 यदि 100 मिलीलीटर, सॉरी V2 इसको ले लेते हैं, तो ये W2 हो जाएगा 1.5 ग्राम। चलिए, टेम्परेचर सेम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अब वॉल्यूम भी सेम है, मोलर मास इसका निकालना है और इसका मोलर मास यूरिया का कितना होता है, तो यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 कितना है, 14, 16, 16, 32, 28, 60 हो जाएगा, 60 हो गया। अब अभी हम लोग पढ़े हैं कि यदि टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर है एंड सेम वॉल्यूम है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्या पढ़े, N1 = N2, यानी W1/M1 = W2/M2। अब W1 यहाँ कितना है, 5.25, M1 निकालना है, W2 कितना है 1.5 और M2 60। अब चलिए इसको कीजिए, ये हो जाएगा 15 × 45, 7, 75, 15 × 3.5, तो M1 = हो जाएगा 3.5 × 60, तो ये हो गया 60 3 180 और 30 210। तो देखिए 210 ऑप्शन में है कि नहीं, ये ऑप्शन आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, आइसोटोनिक है, परसेंटेज में दिया है तो निश्चित है कि वॉल्यूम 100 लेंगे दोनों का, तो वॉल्यूम यहां पर सेम हो गया और टेम्परेचर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स केवल इक्वल कर देना। अब नंबर ऑफ मोल्स = W/M होता है, तो W1/M1 = W2/M2। अब W1 ये हो गया, ये W2 हो गया, M1 निकालना है, M2 60 हो गया, M1 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिए। अब इस चैप्टर का अगला लेक्चर अगले क्लास में आप लोग याद रखेंगे। संजीव मिश्रा संस्कार वाले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।